everyone, welcome back to the class. Today we are starting a new unit and that is thermodynamics. तो thermodynamics एक बहुत ही important unit है. Like कोई भी competitive exam हो, अगर हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करें, like +1 में हम लोग थर्मो पढ़ते हैं, तो अगर IIT JEE का एग्जाम है तो उसमें भी थर्मो के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे CSR नेट है, गेट है, चाहे MSc एंट्रेंस है या फिर लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, हर एक टाइप के एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स बहुत मेजर पार्ट कवर करती है. बट इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ाम कि कौन सा एग्ज़ाम है, इधर अगर नेट का एग्ज़ाम है तो लेवल बहुत डिफरेंट रहता है, और अगर लाइक MSc एंट्रेंस, लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर जैसे एग्जाम्स है सो लेवल बहुत ही डिफरेंट रहता है. ओके, सो वन डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू गिव कि जो आपको करवाया जा रहा है वो आपका सिलेबस अच्छे से देख के, आपका प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके करवाया जा रहा है. थर्मोडायनेमिक्स बहुत वाइड ब्रांच है. ओके, बहुत वाइड ब्रांच है. सो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें ये पार्ट नहीं करवाया, ये पार्ट नहीं करवाया, बिकॉज थर्मो अगर लाइक बहुत वास्ट है तो इस वजह से आपको सिर्फ उतना ही पार्ट करवाया जाएगा जितना ऑब्वियसली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. ओके, बाकी अगर प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उस पर इतने कंसेप्ट है कि हम लोग चाहे अगर तो 6 मंथ्स भी लगा सकते हैं इस यूनिट पे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से. वी हैव a word here that is thermodynamics. ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है that is thermodynamics which is made up of 2 words. ये 2 वर्ड से मिलके बना है. एक है थर्मो and we have dynamics. ठीक है, सो थर्मो का मतलब क्या है? हीट. डायनेमिक का मतलब क्या है? फ्लो. Okay, so thermodynamic when we are studying, so basically we are discussing with the flow of heat. ठीक है, अब flow of heat कहाँ से कहाँ तक होगी? From one system or we can write down one body to another. ये है इसकी थर्मोडायनेमिक्स की बिल्कुल ही बेसिक डेफिनेशन. वो क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री भी नहीं बिकॉज वी डिस्कस इट इन फिजिक्स एज वेल. सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ओके, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में. ओके, सो अब ये तो रही बात बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का लेक्चर विल बी टोटल इंट्रोडक्शन बेस्ड, बिकॉज थर्मो में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि व्हाट वी गोना डू थ्रू आउट द यूनिट. अभी अगर मैं थर्मो की बात करूँ, पूरा थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लेक्चर्स होंगे वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, हीट. देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन. ओके, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस. अभी सिर्फ मैं आपको एक अप्रोच बता रही हूँ कि थर्मो पढ़ते हुए अप्रोच क्या रखनी है. ठीक है, इंटरनल एनर्जी ये है हमारे पास एंथैल्पी. नेक्स्ट वी हैव एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय ए. आपके पास ये 10 फैक्टर्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी होता है बट वो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम क्लोज सिस्टम लेते हैं. आपके पास ये 10 पैरामीटर्स है. आज का फर्स्ट लेक्चर है और जब थर्मो का हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन 10 पैरामीटर्स के बिना आपको और कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा. मतलब और कोई नए टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ यही 10 पैरामीटर्स है. तो इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि लाइक देखो, अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने देखा पहले जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तो हम जे डिस्कस कर रहे थे. फिर जब हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा तो जे का काम खत्म हो गया, वी से स्टार्ट कर दिया हमने, है ना. तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी रहता है. क्यों? क्योंकि जब तक आपको एग्जाम में जे दिख रहा है आपको पता चलेगा क्वेश्चन किसका है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा का. वी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन किसका है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का. बट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में आज अगर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, लास्ट लेक्चर तक हम लोग इतना सारा कुछ पढ़ लेंगे बट उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 पैरामीटर्स मिलने वाले हैं. सो यहाँ से जे पढ़ के आपको जो हिंट मिल रही थी कि क्वेश्चन रोटेशनल स्पेक्ट्रा का है, वो हिंट आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है. सो थर्मो के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपको देखना है कि अगर प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर एडियाबैटिक है तो क्या फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, यहाँ पे ऐसी हेल्प नहीं मिलने वाली है. सो स्टडी विद एन ओपन माइंड, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया, लास्ट में आपको एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको प्रेशर दे दिया जाएगा, वॉल्यूम दे दिया जाएगा, आपको कुछ मिसिंग पैरामीटर निकालना होगा, है ना. तो मिसिंग पैरामीटर के लिए
P और V को रिलेट करते कितने फॉर्मूलाज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, सो दिस विल बी द अप्रोच ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट हमारा चैप्टर का। एक जो बहुत बेसिक सा पार्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, कोई भी सिस्टम है ना, वो सिस्टम या तो होगा किसमें, रेस्ट में, या तो वो सिस्टम होगा मोशन में, है ना। कोई भी सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो मोशन में होगी, इसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अब अगर वो रेस्ट पे है तो उसके अंदर कुछ वो एनर्जी को क्या करेगी, पोजेस करेगी। जब कोई, ध्यान से सुनना ये चीजें बहुत अच्छे से, आपके माइंड में अगर पहले लेक्चर में चीजें डिफरेंशिएट हो गई ना, थर्मो विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो वो कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है, और वो एनर्जी जब सिस्टम पोजेस करता है, कब, जब वो रेस्ट पे होता है, उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? Forms of energy is the energy possessed by a system when it is in rest. Okay, so अब इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्मल्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। दीज आर द एनर्जीज जो सिस्टम पोजेस करता है जब वो कहाँ पे होता है, जब वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो जब भी सिस्टम रेस्ट पे है वो उसके अंदर कुछ एनर्जीज होंगी, उनको हम बोलेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर सिस्टम मोशन में है, अगर सिस्टम मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म्स नहीं होंगी, देयर विल बी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, देयर विल बी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब अगर कोई सिस्टम मोशन में है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, चाहे सराउंडिंग को कर रहा हो, चाहे अपने आसपास के किसी सिस्टम को कर रहा हो। तो जब वो सिस्टम मोशन में है तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि उसके अंदर कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम बोलेंगे उसके अंदर कुछ मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। एंड पूरे थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव ओनली 2 मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज Q मतलब हीट, W मतलब वर्क। तो आपको ना आज मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ, जो हमेशा स्टूडेंट्स को रहती है, बिकॉज हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया ही ऐसे जाता है, बट वो चीज़ आप +1 से गलत पढ़ते आ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, यू आर डिस्कसिंग दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। गलत, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, क्योंकि हीट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करना हो उसके लिए एक मोड है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास वो एनर्जीज होती हैं जो कोई सिस्टम पोजेस करता है जब वो रेस्ट पे होता है। तो आज के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। नो, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर को करवाने में हेल्पफुल होता है। वन थिंग, अगर कोई आपके सामने भी ये बोलेगा तो आप उसको भी करेक्ट करोगे, बिकॉज बचपन से या +1 से वी आर डिस्कसिंग दिस कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 चीजों में। एक है हमारे पास वर्ड दैट इज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा मेरे पास वर्ड है दैट इज द मोड्स ऑफ एनर्जी। एक है फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा है मोड ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, जब कोई सिस्टम रेस्ट पे है उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर कोई सिस्टम मोशन में है तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो मोड यूज करता है, दोज आर द मोड्स ऑफ एनर्जी, एंड दोज आर ओनली 2, दैट इज हीट एंड वर्क। ओके, तो यहाँ से एक बेसिक सा क्लियर हुआ आपका। अभी हम हीट और वर्क को बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। सो जो पहली टर्म हमें डिस्कस करनी है, दोज आर सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो गिव द हेडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। टर्म दैट वी हैव टू डिस्कस इज, क्या पढ़ना है हमें, वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ सिस्टम एंड व्हाट इज अ सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज आई हैव डिस्कस्ड कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसका एक बॉडी है, उसके हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करें। तो मैंने क्या बोला, एक बॉडी है वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो मैंने सिर्फ
अब दुनिया है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कितनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ उसकी उस बॉडी की जिसकी हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. सो सिस्टम में बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. सिस्टम क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन अंडर कंसिडरेशन. मतलब अब मैंने इस रूम में क्या किया, एक पानी का ग्लास भर के रख दिया और मैं बोल रही हूँ कि इस पानी के ग्लास में से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में. सो अब मैंने सिर्फ इतना बात करी है कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, वो पानी का ग्लास. तो वो जो पानी का ग्लास है दैट इज माई सिस्टम. एंड इस ग्लास को छोड़ के एनीथिंग इन द यूनिवर्स, एनीथिंग इस ग्लास को छोड़ के except the system, anything in the universe except the system is known as surrounding. मतलब अगर इस रूम में मैं ग्लास रख दूं और मैं उसके एनर्जी चेंजेस की बात करूं तो वो मेरा सिस्टम है. बाकी इस रूम में बोर्ड है या फिर फैन है, वॉल्स है, या फिर इस रूम के बाहर जो है लाइक बिल्डिंग है, उसके बाद जो भी इस सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का हर पार्ट विल बी सराउंडिंग फॉर दिस सिस्टम. ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग तो बहुत ही बेसिक टर्म्स है, बट यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है. जैसे अभी मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने बोला कि एक पानी का ग्लास हमारे पास क्या होता है, दैट वाटर ग्लास इज अ सिस्टम. अब ये सिस्टम है और ये मान लो इसके अंदर इतना पानी है, ठीक है, दिस इज द ग्लास. अब ये मेरा सिस्टम है, ये इसके आसपास सराउंडिंग है, तो कोई ना कोई लाइन तो होगी ना, एक सरफेस या एक लाइन या एक इंटरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफरेंशिएट करता है या सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. क्या बोलते हैं हम? दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री हमारे पास है क्या? जैसे मेरे पास ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंड को सेपरेट करने वाली एक लाइन होगी, एक सरफेस होगा. ये सरफेस है जैसे यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस, इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. तो इट मे बी डिफाइंड एज द सरफेस, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री मे बी डिफाइंड एज द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. अब ये जो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री है ये एक तरह से होती है हमारे पास दो टाइप की. कैसे? कौन सी? एक तो है रियल बाउंड्री और एक है इमेजिनरी बाउंड्री. नाउ व्हाट इज अ रियल बाउंड्री एंड व्हाट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री? अगर मैंने क्या किया है, एक बंद कंटेनर ले लिया, एक बंद कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया है, वाटर रखा है, तो आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ सिस्टम. तो आप बोलोगे कि ये जो आसपास चारों लाइंस है, दीज आर द दिस इज द थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. इसमें एक बंद कंटेनर के अंदर जब आपने वाटर लिया है तो उस बंद कंटेनर जो ये लाइंस हमें दिख रही हैं, दैट विल बी द थर्मोडायनेमिक बाउंड्री. एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये दिख रही है मुझे बाउंड्री, ये लाइंस जा रही है. व्हेन द बाउंड्री इज क्लियरली विजिबल टू यू देन दैट इज नोन एज रियल बाउंड्री. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रियल बाउंड्री. ओके, अब अगर मैं बात करूं इमेजिनरी बाउंड्री की, तो ये वाला केस हम ले लेते हैं. अब इसमें मेरे पास क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर है. आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, मेरा सिस्टम क्या है? एक पानी का ग्लास मेरा सिस्टम है. तो आप खुद सोचो, पानी अगर इसमें इतना भरा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? एयर. अब मेरा सिस्टम क्या है? मेरा सिस्टम है ये पानी का ग्लास, तो क्या एयर सिस्टम में आएगी? नहीं. एयर तो क्या होगी? एयर विल बी द सराउंडिंग. तो एयर क्या रहेगी? एयर सराउंडिंग रहेगी. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पानी का ग्लास है, इसमें जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो तो पानी की लेयर है, वो तो सिस्टम में आएगी. उसके ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर जो हमारे पास है वो क्या है? एयर है. एयर क्या है? एयर सराउंडिंग में आएगी. तो यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. अगर आप ये सोचो कि मुझे तो लाइन दिख रही है ऊपर, वो लाइन अगर आपको, आप ध्यान से उसको देखोगे, वो पानी दिख रहा है आपको, पानी, वाटर. वाटर इज अ
सिस्टम हियर, वाटर सराउंडिंग नहीं आ रहा है, वाटर बाउंड्री नहीं कंसीडर कर सकते बिकॉज वो तो सिस्टम का पार्ट है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कोई भी रियल बाउंड्री नहीं होती, तो ऐसी बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्रीज, बिकॉज देयर विल बी अ इमेजिनरी लाइन इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक इमेजिनरी सरफेस होगा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला। ओके, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इमेजिनरी एंड रियल बाउंड्रीज। रियल बाउंड्रीज होती है जो हमें रियलिटी में दिखती है, हम उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्रीज वी जस्ट कैन सिंपली इमेजिन, उनको हम टच नहीं कर सकते। ओके, so we have discussed about system surrounding real and imaginary thermodynamic boundary. Now we will be discussing about type of system. So next heading you will be giving type of systems. Okay, so next we will be discussing the type of systems on the basis of interactions between system and surrounding. तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले वी हैव ओपन सिस्टम, देन वी हैव क्लोज्ड सिस्टम एंड देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास ये 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम मेरे पास क्या है, आपको एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है, सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टम को हम क्लासीफाई करें तो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम विच कैन, it is a system which can exchange both, जो क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है बोथ मैटर एंड हीट विद द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग को हीट भी एक्सचेंज कर सकता है उसके साथ और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज्ड सिस्टम में जो सिर्फ can exchange heat with the surrounding but there is no exchange of matter। अभी लिख लीजिए, then I'll explain। neither exchange heat nor matter। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, 3 टाइप के सिस्टम। अब अगर डाउट है, डाउट होना भी चाहिए बिकॉज अभी तक मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन द डेफिनेशंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, देन दिस विल बी क्लियर टू यू। अब देखो ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मैंने लिया एग्जाम्पल में अ हॉट वाटर कप, अ हॉट वाटर कप, हॉट वाटर में क्या, जो बॉइलिंग वाटर है, मैंने बॉइलिंग वाटर ले लिया। अब अगर सोच के देखिए, मैं अगर बॉइलिंग वाटर कंसीडर करूं, दिस इज अ बॉइलिंग वाटर का कप, ठीक है, ये ऊपर से ओपन है, एंड ओपन, यू विल राइट डाउन कि ओपन कप है ऊपर से, इसके अंदर अगर पानी बॉईल करा हुआ हमने डाला तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि वी नो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करता है, बॉईल करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, और वो आपने पानी गैस रखा ही होगा, गैस पे रखा होगा अगर आपने पानी, आपने देखा होगा जब वो बॉईल करता है तो उसके अंदर से स्टीम निकलती है। वो स्टीम है क्या, वो एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो वाटर इज व्हाट इज वाटर, वाटर इज मैटर, है ना, वाटर मैटर है, तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज हुआ क्योंकि वाटर के वेपर्स जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, वो क्या है कि अब ये गर्म पानी था जो आप उसको रख के रखोगे, 1 आवर बाद आप चेक करोगे तो इट विल कूल डाउन टू सम एक्सटेंट, है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज कब होता है, जब कुछ हीट फ्लो होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट का फ्लो हुआ ही है, तभी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो उसका क्या हो गया, डिक्रीज। तो अगर आप एक ओपन वाटर का कप ले रहे हो तो उससे एक्सचेंज ऑफ मैटर भी हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको मैंने ये पानी का कप जो लिया वो मैंने क्या करा, मतलब एक ऐसे टम्बलर टाइप ले लिया जिसके ऊपर क्या है, कवर है, इतना वो कवर है कि उसके अंदर से पानी नहीं बाहर जा सकता, है ना, बट एक सिंपल प्लास्टिक स्टील का ऐसा है कि मतलब सिंपल उसका जो मटेरियल है वो ऐसा है जो यहाँ से वाटर को तो बाहर नहीं जाने देगा। आपने देखा होगा ना, बोटल्स होती है, जो वाटर बोटल्स होती है, वो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की वाटर बोटल्स होती है। एक तो हम जो प्लास्टिक की बोटल्स यूज करते हैं, आप वो घर पे जो फ्रिज में हम लोग रखते हैं प्लास्टिक की बोतल, दैट कैन बी कम अंडर अ क्लोज सिस्टम, बिकॉज अगर आपने उसमें बॉईल करता हुआ वाटर डाल के उसको ऊपर से ढक्कन उसका कर दिया बंद, तो होगा क्या, वहां से
कोई भी वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड। बट क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक का मटेरियल होने की वजह से वहां से जो हीट है उसका फ्लो जरूर होगा, है ना, वहां से हीट का फ्लो जरूर होगा क्योंकि हमने उसका सिस्टम का मटेरियल ही ऐसा लिया है जो हीट के फ्लो को रोक नहीं पा रहा। तो आप लिखोगे एग्जाम्पल में इसके लिख सकते हो, क्लोज्ड प्लास्टिक बोतल, एक क्लोज्ड प्लास्टिक बोतल है जिसके अंदर पानी है, पानी भी कौन सा, हॉट वाटर, वो ठंडा तो हो जाएगा, मतलब ठंडा होने पे उसने हीट तो ट्रांसफर कर दी सराउंडिंग को, बट उसने मैटर ट्रांसफर नहीं किया। आइसोलेटेड सिस्टम, अब आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा, जो ना हीट एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा। इसमें आपके पास आती है थर्मस फ्लास्क। अभी जरा एक चीज समझना यहाँ से, यू कैन मार्क इट आउट एज वेल, दुनिया का कोई भी सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। अगर हमने कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम जनरेट कर लिया, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करने में सक्सेसफुल हो गए, तो आपने अगर आज पानी का ग्लास गर्म करके बॉयल करके उसके अंदर रखा है तो 1 साल बाद भी देखोगे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि आपने आज किसी बोतल के अंदर या थर्मस फ्लास्क के अंदर गर्म पानी डाला और वो 1 साल बाद भी उतना ही गर्म रह रहा है? नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 12 आवर्स होते हैं मैक्सिमम, है ना। तो थर्मस फ्लास्क कैन बी considered as isolated system but it is not a actual ideal system because दुनिया में actual ideal systems होते ही नहीं है। थर्मस फ्लास्क की अगर बात करें तो 12 घंटे तक भी उसको गर्म रख रहा है पानी को, है ना, तो वो हीट को भी फ्लो होने नहीं दे रहा, और क्योंकि वो क्लोज्ड है तो मैटर को तो ऑब्वियसली फ्लो होने नहीं दे रहा। सो यहाँ से हमने 3 टाइप के सिस्टम्स पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। ओके, ओके, सो हम जो थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स वी विल बी डीलिंग विद क्लोज्ड सिस्टम, या फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम से डील करेंगे, हम ओपन सिस्टम से डील नहीं करेंगे। तो अब एक चीज समझना जरा, व्हेन वी आर नॉट डीलिंग विद ओपन सिस्टम, वी आर जस्ट डीलिंग विद क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मैटर का फ्लो तो होगा नहीं, है ना, मैटर का फ्लो तो होगा नहीं, चाहे क्लोज सिस्टम हो चाहे आइसोलेटेड सिस्टम हो, हीट का फ्लो जरूर हो रहा है, इसमें वो भी नहीं हो रहा, बट मैटर का फ्लो तो होगा ही नहीं क्योंकि हम ओपन सिस्टम को कंसीडर नहीं कर रहे। अब आप स्टार्टिंग में मान के चलो, आपने एक सिस्टम लिया, उसमें आपने 10 मोल्स ऑफ वाटर लिए, उसमें आपने 10 मोल्स ऑफ वाटर लिए, क्योंकि सिस्टम मेरा क्लोज्ड है या आइसोलेटेड है, सिस्टम मेरा ओपन तो है नहीं है, तो आफ्टर इवन आफ्टर लाइक यू आर कैरिंग आउट सम प्रोसेसेस, या कल परसों 1 साल बाद भी देख रहे हो, क्योंकि सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है तो इसमें से वाटर तो बाहर फ्लो करेगा नहीं, तो अगर वाटर फ्लो नहीं करेगा तो उसके कितने मोल्स थे स्टार्टिंग में? 10, बाद में भी कितने रहेंगे? 10। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो हम थर्मोडायनेमिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम के साथ ही डील करने वाले हैं, सो वी विल से दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स। जितनी भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि वी आर टेकिंग ओनली क्लोज्ड सिस्टम और वी आर टेकिंग ओनली आइसोलेटेड सिस्टम्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है खत्म, तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, so just like we have discussed a few terms surrounding open system, closed system, अब हम कुछ और terms discuss करने वाले हैं। उसमें से जो first term है that is the state of the system. Like first नहीं, you can just give the numbers if you want, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, state of a system। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम समझना बहुत ईजी है अगर आप इसको डेली लाइफ से डील करोगे। स्टेट ऑफ द सिस्टम से हम क्या समझते हैं, स्टेट क्या है, इसको थर्मो को छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि व्हाट इज योर स्टेट। कभी आप बहुत खुश हो, है ना, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, आंसर्स भी सही आ रहे हैं, देन यू विल बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड, है ना। बट अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो देन यू विल बी इन ऑब्वियसली थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर स्टेट, है ना, वो आपकी स्टेट है। तो वैसे ही हमने जो सिस्टम, अब सिस्टम वर्ड से आप बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, तो हमने जो सिस्टम वर्ड लिया है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उस सिस्टम की स्टेट क्या है वो जरा हम समझते हैं। एक सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मे बी डिफाइंड एज
the condition where all the macroscopic properties of a body, all the macroscopic properties of a body like temperature, pressure, number of moles are fixed. अब अगर कोई सिस्टम है, उसका, मैंने ये सिस्टम लिया, इस पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, नंबर ऑफ मोल्स N1, अगर ऐसा कुछ है तो ये इस सिस्टम की एक डिफाइंड स्टेट है। आप बोलोगे ये सिस्टम अभी ऐसी स्टेट में है जहां पे उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है और उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है। अब मान लो मैंने क्या करा, चाहे मैं तीनों टर्म्स चेंज कर दूं, चाहे मैं क्या करूं, प्रेशर भी चेंज कर दूं, टेम्परेचर भी चेंज कर दूं। अब ये मत सोचना कि नंबर ऑफ मोल्स आप कहाँ से चेंज कर दिए, हमने तो बोलता कि सेम होंगे। ये मैं यूनिवर्सली बता रही हूँ कि हर सिस्टम के लिए, अगर आप क्लोज सिस्टम ले रहे हो तो चलो इसको नहीं हम चेंज करते हैं। चाहे आप दोनों पैरामीटर्स चेंज कर दो, चाहे आप कोई एक पैरामीटर चेंज कर दो, दूसरे को सेम रखो, ठीक है। P1 V1 को P1 V2, P2 V1, P2 V2, ये अगर स्टेट 1 है तो दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ। नंबर नहीं मैटर करते, चाहे इसको सेकेंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, इसको फोर्थ बोल दो। ये एक स्टेट ऑफ द सिस्टम थी जिसमें उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था। तो अगर दोनों में से मैं एक भी पैरामीटर चेंज करूं या दोनों पैरामीटर्स को चेंज कर दूं तो वो सिस्टम एक नई स्टेट एक्वायर कर लेता है। और जो पैरामीटर्स जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो आगे आप एक और हेडिंग लिखोगे, दैट इज द स्टेट वेरिएबल्स। That is the state variables. What are the state variables? State variables are the parameters डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो पैरामीटर्स हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं आर नोन एज अ स्टेट वेरिएबल्स। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये वो पैरामीटर्स है जो स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम अपनी स्टेट तो इमोशनली बता सकते हैं कि आई एम हैप्पी टुडे, आई एम सैड टुडे। फाइनेंशियली बता सकते हैं कि आई एम फाइनेंशियली इन अ गुड स्टेट, है ना, फाइनेंशियली मेरा थोड़ा स्टेट अच्छा नहीं चल रहा है। और लेकिन अगर सिस्टम की बात करूँ, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका अगर आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम बताना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसका इमोशनली तो नहीं देखोगे, उसको फाइनेंशियली भी नहीं देखोगे, उसका तो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही देख सकते हैं। तो वो वेरिएबल्स, वो पैरामीटर्स जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ओके, सो दीज आर द टू टर्म्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट टर्म दैट आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू डिस्कस इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, जब एक कंसिस्टेंसी आ जाए कि हाँ अब कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, व्हेन द all the macroscopic bodies, all the macroscopic properties of the system, all the macroscopic properties of a system are constant। जब सारी की सारी macroscopic bodies system properties constant हो गई and no changes are taking place, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, द स्टेट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दिस इज नोन टू सैड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इसका जितना प्रेशर है, जितना वॉल्यूम है, जितना टेम्परेचर है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फिक्स ही रह रहे हैं और उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको ही सिस्टम को हम बोलेंगे दिस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं। दोज आर, आपको कितने टाइप के इक्विलिब्रियम लिखने हैं, आपको 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स लिखने हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम,
केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यूज करना है तो ये थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल 3 टाइप का होता है। अगर आपको मेरी स्पीड आज स्लो लग रही है बिकॉज मेरे को फीवर हो रखा है, तो इसलिए आपके ऐप में ऑप्शन है ना उसकी स्पीड इंक्रीज करने का, तो इंक्रीज कर लेना बिकॉज आई कैन ओनली गो विद दिस स्पीड बिकॉज चलो मेरे को थोड़ा सा फीवर है। ओके, सो यू कैन जस्ट इंक्रीज योर स्पीड बिकॉज मैं नहीं इंक्रीज कर पा रही। ओके, चलो, सो वी हैव थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास? जब उसका चेंज नहीं होगा कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आता है? एज द नेम सजेस्ट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, जब पर्टिकुलरली उसके टेम्परेचर की बात कर दी जाए कि वो हमारे पास क्या है, उसका टेम्परेचर अगर 373 केल्विन था तो टेम्परेचर उसका उतना ही रहेगा चाहे और कुछ भी चेंजेस होते रहे, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज इन दिस द टेम्परेचर डू नॉट चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ द substance present in the system remain as constant। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कॉम्पोजिशन का मतलब है कंसंट्रेशन। मतलब अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है ए बी में, ये कब केमिकल इक्विलिब्रियम में होगी? मान लो इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और उसी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। अब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है, रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रही है, बट दोनों डायरेक्शंस में इसकी स्पीड सेम है। अभी ये वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम तो हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड यूनिट है दैट वी विल बी डिस्कसिंग, तो अभी के लिए यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म इंट्रोड्यूस की है, अदरवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, वी हैव ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, इट इज हैड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, अगर वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो सिस्टम को हम बोलेंगे दैट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। कॉम्पोजिशन या कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने पे सिस्टम हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ नो वर्क इज डन by one part of system on another system, one part of system, or no work is done on surrounding। मतलब जब कोई काम नहीं हो रहा। मैकेनिकल का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज नो वर्क डन, चाहे एक पार्ट सिस्टम का दूसरे पार्ट पे कर रहा है, ना ही तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी वर्क डन सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में या सिस्टम के ही दो पार्ट्स में अगर नहीं होता तो हम बोलेंगे वो सिस्टम किस में है? देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम से भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपके एग्जाम में आई कैन एश्योर कि एक क्वेश्चन अगले टॉपिक से जो सिर्फ हमें 10 मिनट में पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज मार्क कर लो कि अगले 10 मिनट में आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन होने वाला है। अब आप उसको सही करते हो या गलत, वो डिपेंड करता है हाउ केयरफुली यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Okay, so next we have to discuss about extensive and intensive properties. What are the extensive and intensive properties? देखो, कोई सिस्टम है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज मतलब आप उसकी वॉल्यूम पढ़ सकते हो, आप उसका प्रेशर पढ़ सकते हो, आप उसका टेम्परेचर पढ़ सकते हो, आप उसका क्या पढ़ सकते हो, डेंसिटी रीड कर सकते हो, आप उसका मास के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसकी हीट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसके बहुत सारे जैसे वॉल्यूम है, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी सिस्टम की, उसको हमने ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई करा है। वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है which of the following is intensive property? 4 options will be given, one will be intensive.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव। क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? These are the properties which depends on the amount of substance contained. On the amount of substance contained and independent of the नेचर। ठीक है, और लिख लो एक बारी, विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट and depends only upon the nature of the material. Depends only upon the nature of material. तो इसमें हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। पहले तो ना प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स में भी बताई थी कि स्टूडेंट्स को ना अभी तो समझना बहुत इजी रहता है, बट बाद में क्या होता है जब एग्जाम में इतना प्रेशर होता है वहाँ वो भूल जाते हैं कौन सी वाली स्टॉक्स थी कौन सी वाली एंटी स्टॉक्स थी। सेम इसमें भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स ना हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटेंसिव एक ऐसी होती है कैसी होती है, कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है, वो उसमें कन्फ्यूज होता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या होता है, बोलते हैं ना इंटरनल ब्यूटी मैटर्स, सिर्फ इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है, आप ऊपर से कैसे दिख रहे हो वो नहीं फर्क पड़ता, मतलब आपका नेचर कैसा है ओनली दैट मैटर्स। तो देखो इंटरनल ब्यूटी मैटर्स मतलब ओनली योर नेचर मैटर, तो अगर नेचर मैटर कर रहा है तो इंटरनल से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, जो सिर्फ क्या कर रही है सब्सटेंस के अमाउंट पे, सिर्फ उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। समझने के लिए देखो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो मेरे पास है टेम्परेचर, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर वाटर है, वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट कर दिया हमने इस वाटर को 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया। अब अगर मैं इसमें से आधा पानी निकाल लूँ, मान लो ये 2 लीटर वाटर है, इसमें से 1 लीटर मैं निकाल लूँ, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 30। आपके पास आप एक क्या करना है, आपको गैस पे एक बर्तन रखना है, उस बर्तन में पानी है गर्म, उसमें पानी है 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, आपने उसको क्या किया, उसका पानी 2 अलग अलग कप्स में डाल दिया। तो क्या ऐसा होगा कि क्योंकि उसकी क्वांटिटी हाफ कर दी तो उसका टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा? नहीं ना। तो टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आपको सोच के देखना है कि कैसी सी ये प्रॉपर्टी है। ओके तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। अगर आपको चेक करना है कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी यू विल क्लासीफाई एज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिक यूज करनी है। वो ट्रिक में क्या है, एक बॉक्स ले लो, इस बॉक्स में मान लो वाटर है या कुछ भी सिस्टम है, तो उसके अंदर लेट्स सपोज कोई, जैसे सपोज गैस है उसके अंदर, तो आपको ये देखना है अगर इस गैस का प्रेशर P है, इस गैस का प्रेशर P है और मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब एक पूरे सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पे अगर उस प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो वो है हमारे पास क्या, इंटेंस। अगर प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है तो वो एक्सटेंसिव है। अगर ऐसे क्या करा, जैसे हम टेम्परेचर वाला केस ही ले लेते हैं, टेम्परेचर इसका था T है ना सिस्टम का, मैंने जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इधर का टेम्परेचर भी T, इधर का टेम्परेचर भी T, तो ऐसे इनको हम बोलेंगे क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम क्या बोलेंगे इनको, वी विल कॉल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर उसको 2 हिस्से में डिवाइड करने पे प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो वी विल से दैट एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही वॉल्यूम लगा लो, मान लो इसकी वॉल्यूम है इस कंटेनर की 2 लीटर है ना,
तो अब मैं अगर इसको दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो इसकी इधर वॉल्यूम 1 लीटर रह जाएगी, इधर भी वॉल्यूम 1 लीटर रह जाएगी। तो वॉल्यूम तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, सो वॉल्यूम विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी गैस का ही है ना प्रेशर, तो वो तो उसके कोलिजन्स पे डिपेंड करेगा, तो प्रेशर इज ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मास है, भार की बात करें, अगर मैंने इस पूरे सिस्टम का जो वेट है वो 2 किलोग्राम है, मैंने इसको आधा आधा कर दिया, आपके पास एक बॉक्स है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, उसका मास तो ऑब्वियसली डिवाइड हो ही जाएगा। तो मान लो 1 किलोग्राम इधर बच गया, 1 किलोग्राम इधर बच गया, तो मास इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है दैट वी विल बी डिस्कसिंग, जैसे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ द लाइट, कि इसके अंदर से स्पीड कितना तेज या कितना स्लो पास करेगी, तो वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या होती है? उसका रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है फ्लो करने के लिए, तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें, स्पेसिफिक हीट की, सो दैट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सो एनर्जी विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो आपको देखना है कि वो अगर क्वांटिटी, जैसे मास का तो आपको पता ही है कि मास क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है दैट विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड कर रहा है दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ पे हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग देनी है टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ओके, सो व्हाट आर प्रोसेसेस? पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास सिस्टम है ए पे और आपको जाना है बी पे। आपका सिस्टम ए स्टेट पे है, उसको बी स्टेट पे जाना है, तो ए से बी स्टेट पे जाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ यूज़ कर सकता है। मान लो उसने कुछ टेम्परेचर का चेंज किया, उसने कुछ वर्क डन किया, उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, है ना, ऐसे से डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। सो व्हाट आर द प्रोसेसेस? प्रोसेसेस को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर द thermodynamic, these are the paths followed by a system to change from one state to another. These are the from state one to another. These are the path, जो path system follow कर रहा है एक सिस्टम से दूसरे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज होने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस। हमारे पास थर्मोडायनेमिक में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मतलब ए से बी पे अगर आपको जाना है, आपको अपने घर से चंडीगढ़ जाना है, आपको अपने घर से स्कूल जाना है, अपने घर से कॉलेज जाना है, तो बहुत सारे रास्ते भी पॉसिबल होते हैं ना। लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स आर पॉसिबल। हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई पाथ चूज कर लेते हैं। अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है हम वहीं से जाएंगे। अगर हम लोग जा रहे हैं किससे, अगर हम लोग जा रहे हैं लेट्स सपोज अपने व्हीकल से, तो वी कैन चूज सम अदर पाथ। तो वैसे ही अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि हमें इस प्रोसेस को किस वे में कैरी आउट करना है, वी कैन चूज द पाथ अकॉर्डिंगली। सो हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, उसमें से सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या है? प्रोसेस विच इज carried out in such a way that its temperature remain as constant। मतलब हम और कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक कंडीशन है कि उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर रिमेन एज कांस्टेंट। अब आइसोथर्मल में मत कंफ्यूज करना इसको। आइसोथर्मल वाज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, वो स्टेट को डिफाइन कर रहा था, ये पाथ को डिफाइन कर रहा है। ओके, सो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी 0। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ना एग्जाम में गिवन होगा द प्रोसेस इज कैरिड आउट आइसोथर्मली, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोसेस को आइसोथर्मली कैरी आउट करा है तो मतलब मुझे अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। आगे है मेरे पास कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। Adiabatic process is same, you can write down the complete statement, process which is carried out in such a way that no heat flow occurs between system and surrounding। कोई भी हीट फ्लो नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एडियाबेटिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक वो प्रोसेस है जिसमें यू विल अगेन राइट डाउन प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट इट्स टेम्परेचर, इट्स प्रेशर रिमेन एज कांस्टेंट, इसका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू 0, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, और हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, वी हैव वन मोर प्रोसेस दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। Isochoric process is the process in which volume remains as constant। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग, अच्छा एक और प्रोसेस है, वैसे ये ज़्यादा यूज नहीं होता बट क्या पता एग्जाम में सीधा ही पूछ ले, पॉलीट्रॉपिक, बिकॉज आपके ना सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है टाइप ऑफ प्रोसेसेस। तो आपके पास देखो ये तो बहुत कॉमन है पहले वाले चारों, ये फिफ्थ वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तो इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स। तो स्पेसिफिक हीट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, Cp और Cv, दैट इज कांस्टेंट। तो इनका जो डेल्टा है दैट विल बी इक्वल टू 0। So these are the type of processes under thermodynamics, okay? So यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म कर रही हूँ, इसमें हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स की है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, स्टेट फंक्शंस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।